हकीकत यह है कि यह त्योहार स्थानीय देवता बीरेश्वर स्वामी से जुड़ा है, जिन्हें भगवान शिव का ही एक रूप माना जाता है। मान्यता है कि आज से सैकड़ों साल पहले भगवान बीरेश्वर स्वामी का शिवलिंग गांव के खेतों में गोबर से ढका हुआ मिला, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उस स्थान को पवित्र मानकर वहां मंदिर बनाया और यह भी विश्वास किया कि स्वयं भगवान ने गोबर के भीतर अपना रूप प्रकट किया है, और तभी से इस गांव में गोबर को शुभ और पवित्र माना जाने लगा। आज भी स्थानीय लोग जब दिवाली के बाद गोबर को इकट्ठा कर एक दूसरे पर फेंकते हैं तो वो ये मानते हैं कि ये कोई गंदगी नहीं बल्कि एक आशीर्वाद है, जो स्थानीय लोगों की खेती, उनकी जमीन की उर्वरता जो है, जो फर्टिलिटी है, उसका भी प्रतीक है। लेकिन अमेरिका के इस यूट्यूबर ने ऐसा कुछ नहीं बताया। उसने सिर्फ व्यूज बटोरने के लिए सारी हदें पार कर दी। अपने देश में ये ऐसा कभी नहीं करते, लेकिन भारत में आकर उन्होंने एक तरफा अपनी बात कह दी, इसको एक गंदा सा नाम दे दिया, सिर्फ इसलिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्लिक करें और ये दिखाने की कोशिश की कि दिवाली के बाद तो अब भारत में यही हो रहा है। अब भारत, जब आप देखिए अंग्रेजों का गुलाम था, तब अंग्रेजों ने हमारे देश को सपेरों का देश बताया और हमारा मजाक उड़ाने के लिए इस तरह के कार्टून्स भी बताए, और इसीलिए मैं आज इसका प्रिंट आउट भी लेकर आई हूं। ये मेरे हाथ में आजादी से पहले का एक कार्टून है, जिसे ब्रिटेन की पंच मैगजीन ने प्रकाशित किया था, और इसमें देखिए ये क्या दिख रहा है। एक सांप पर स्वराज लिखकर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का मजाक उड़ाया गया, जबकि सूट बूट में एक ब्रिटिश अधिकारी के हाथ में इस सांप की बीन दिखाई गई। उस जमाने में इस कार्टून को छापने का मकसद था, वो यही था कि ये बताना था कि भारत की आजादी की मांग एक अराजक या असभ्य खतरे की तरह है और इसे संवेदनशील ब्रिटिश सरकार को संभालना पड़ रहा है, और ये मजाक हम पर आज तक होते आ रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट और ओपिनियन जैसी कई पत्रिकाओं में होली के त्योहार को लेकर यह लिखा जाता है कि इस त्योहार की आड़ में महिलाओं का यौन शोषण किया जाता है। इसी तरह दिवाली, छठ पूजा, दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी, यहां तक कि करवा चौथ के त्योहार पर भी पश्चिमी मीडिया में भारत के त्योहारों का अपमान किया है और हमारे त्योहारों को बदनाम करने की कोशिश होती है। आज जब हम इस पूरे विषय पर रिसर्च कर रहे थे, तब हमें कई सारे यूट्यूबर्स के वीडियो मिले जो भारत के खिलाफ नफरत से भरे पड़े हैं, और इन सभी यूट्यूबर्स ने इन वीडियोस से दुनिया में भारत को लेकर छवि बिगाड़ने की कोशिश की। वही है जिसमें इनकी बीमार मानसिकता दरअसल दिखती है। हम मानते हैं कि हमारे देश में कुछ खामियां हो सकती हैं, लेकिन जिस तरह से इन सुपारी यूट्यूबर्स ने भारत की संस्कृति, भारत के लोग, भारत के शहरों को अपने वीडियोस में दिखाने की कोशिश की है, उससे यही पता चलता है कि इनकी भारत में आकर वीडियो बनाने के पीछे क्या मंशा है। बस ऐसा कुछ अनूठा बताओ, एक तरफा लिखो, घृणा फैलाओ, जिसे लोग देख लें। आज हम आपसे यहां कहेंगे कि इस डिजिटल युग में आपको ऐसे यूट्यूबर से बचना है जिन्होंने भारत को बदनाम करने की कोशिश के तहत ये सब कुछ किया है। अगर आपको लगता है कि कोई यूट्यूबर हमारे देश के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाता है, अपने वीडियो से भारत का मजाक उड़ाता है, तो ऐसे यूट्यूबर से दूरी बना लीजिए। ऐसे सुपारी यूट्यूबर्स की सबसे बड़ी ताकत उनके सब्सक्राइबर्स, उनसे मिलने वाले व्यूज होते हैं। अगर ये व्यूज उन्हें ना मिले तो इनकी ताकत को कम किया जा सकता है। इसीलिए हम आपसे यही कहेंगे कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें। अगली खबर आपको रशिया की उस न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल के बारे में बताते हैं जिसने दुनिया में उथल पुथल मचा दी है। ये दुनिया की पहली और अब तक की इकलौती ऐसी मिसाइल है जो न्यूक्लियर रिएक्टर से संचालित होगी और इसकी मारक क्षमता असीमित होगी। इसका मतलब समझिए कि रशिया के हाथों में कैसी ताकत इस वक्त आ गई है। ये पूरे विश्व में एक ताकत के नजरिए से अगर आप देखिए, हथियारों के नजरिए से देखिए, तो ये हथियार, सिर्फ एक हथियार, एक बहुत बड़ा पावर इम्बैलेंस बना सकता है रशिया के पक्ष में। इसका मतलब यह हुआ कि रशिया अपनी क्रूज मिसाइल से दुनिया के किसी भी देश को आसानी से निशाना बना पाएगा और वो इससे परमाणु हमला करने में भी सक्षम होगा। अब तक रशिया ने इस मिसाइल की परीक्षण नहीं किया था और पश्चिमी देशों को लगता था कि रशिया इस मिसाइल के बारे में जितने भी दावे करता है वो ऐसे ही है, गलत है, वो डराने के लिए है, वो फर्जी है। लेकिन अब रशिया ने इस मिसाइल का सफल परीक्षण करके ये बता दिया है कि राष्ट्रपति पुतिन का एक भी दावा गलत नहीं था। रशिया ने दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल बनाने की रेस जीत ली है। असल में मिसाइलों में टर्बोजेट या टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल होता है और इन्हें ईंधन की मदद से एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमले के लिए लॉन्च किया जाता है। जो क्रूज मिसाइलें होती हैं उनमें जेट इंजन का इस्तेमाल होता है, लेकिन रशिया की इस क्रूज मिसाइल में न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जैसा कि हमने आपको कहा, न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाए गए हैं। वापस जाइए, न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाए गए हैं।
आसान भाषा में इसका मतलब यह हुआ कि इस मिसाइल को न्यूक्लियर रिएक्टर से चलाया जाता है और इसी वजह से ये न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल दुनिया में कहीं भी जा सकती है। कोई भी देश, असीमित है इसकी मारक क्षमता, कोई भी देश रशिया की टारगेट रेंज में आ सकता है, कहीं तक पहुंच सकता है। अब भी 21 अक्टूबर को हुए परीक्षण में इस मिसाइल ने लगभग 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की और ये लगभग 15 घंटे तक हवा में मौजूद रही। जमीन से 50 से 100 मीटर ऊंचाई तक ये उड़ सकती है। रास्ता बदलने में माहिर है। रशिया का यह भी कहना है कि ये एक लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइल है, लो फ्लाइंग, जो जमीन से 50 से 1000 मीटर के ऊपर भी उड़ान भर सकती है। और यह मिसाइल अपना रास्ता बदलने में भी माहिर है, जिसके कारण से इसे डिटेक्ट करके नष्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इसकी अधिकतम स्पीड 933 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। इसकी अधिकतम मारक क्षमता शुरुआत में 20,000 मानी जा रही है और इस तरह अमेरिका से लेकर दुनिया के सभी देश रशिया की टारगेट रेंज में आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर एक बड़े ताकत के तौर पर आप समझ सकते हैं, ये रशिया को ऐसी ताकत, उसके सैन्य क्षमता को एक ऐसी ताकत देगा जिसका पूरे विश्व को अभी काट खोजना है। जैसे एक तरफ मिसाइलों को लेकर तनाव है, दूसरी तरफ मुद्रा यानी करेंसी को लेकर भी टकराव है। ये खबर बहुत बड़ी है। इनमें एक करेंसी है अमेरिका का डॉलर और दूसरी करेंसी है चीन का युआन। इन दोनों करेंसीज के बीच दुनिया में सबसे बड़ी जंग चल रही है और इस जंग के बीच दक्षिण कोरिया में इस साल की सबसे बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में एक तरफ चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग होंगे और दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। बड़ी बात यह है कि इस मुलाकात से पहले दोनों देशों के बीच फ्रेमवर्क अग्रीमेंट यानी प्रारंभिक समझौता हो चुका है और इसमें क्या क्या तय हुआ है वो भी सुनिए। अमेरिका इस बात के लिए तैयार हो गया है कि वो 1 नवंबर से चाइना पर 100% टैरिफ नहीं लगाएगा। डील नंबर 1। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो चाइना ने कहा है कि वो रेयर अर्थ मिनरल्स यानी दुर्लभ खनिजों पर लगाई गई पाबंदियों को 1 साल के लिए टाल सकता है। चाइना यह भी कहा है चाइना ने कि वो अमेरिका से सोयाबीन की खरीद को बहाल कर सकता है और इस पर लगाए गए प्रतिबंधों को भी टाल सकता है। और इसी मुलाकात में टिकटॉक को लेकर भी बड़ा फैसला हो सकता है और अमेरिका टिकटॉक को खरीद सकता है। हमने दिवाली पर आपको दिखाया था ना कि कितना खर्च किया था भारतीयों ने। पाकिस्तान के पूरे बजट से ज्यादा भारतीयों ने दिवाली के कुछ दिनों में खर्च कर दिया था। इस बार छठ महापर्व के आंकड़े आपको दिखाते हैं, क्योंकि धनतेरस और दिवाली के बाद अब छठ के त्योहार पर भारत के लोग खर्च के मामले में कौन सा नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। इस बार 15 करोड़ लोग शामिल हुए हैं और 38,000 करोड़ का अनुमानित व्यापार 2024 से लगभग 7,000 करोड़ ज्यादा है। हमारा सोर्स है, जूम इन कीजिएगा, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT ने ये डेटा जारी किया है, जिसको हम आपके सामने रख रहे हैं। सोचिए, इस बार 15 करोड़ लोग इसमें शामिल हुए हैं और 38,000 करोड़ का अनुमानित खर्च है, जिसमें पिछले साल के मुकाबले आप देख रहे हैं ये कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का अनुमान है और उनका डेटा है कि लगभग 2024 से यानी पिछले साल से इस बार 7,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च किए गए हैं, यानी लगभग 22% ज्यादा खर्च किया है भारतीयों ने छठ के इस त्योहार में। इसका एक मतलब यह भी है कि छठ के त्योहार में हर दिन 9,500 करोड़, हर घंटे 396 और हर सेकंड 6 करोड़ रुपए, 6.5 करोड़। ये देखिए, यानी हर दिन 9,500 करोड़ रुपए, उधर जाइए, हर दिन 9,500 करोड़ रुपए, हर घंटे 396 करोड़ रुपए और हर सेकंड पर आइए 6.5 करोड़ रुपए हर सेकंड छठ महापर्व पर खर्च हुए। और यह भी आप समझ सकते हैं कि भारतीय त्योहारों में कितनी बड़ी आर्थिक शक्ति हमारे त्योहारों में छिपी हुई है। मध्य प्रदेश के गुना में बीजेपी नेता ने एक किसान पर थार चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी। मामला जमीन कब्जे से जुड़ा है। आरोपी ने अपने खेत पर जा रहे किसान को घेर लिया, जमकर पीटा, ये देखिए, और उसके बाद घायल किसान के ऊपर थार चढ़ा दी। इस किसान को बचाने के लिए उसकी बेटी खेत पर पहुंची तो उससे भी बदसलूकी की गई। आरोपी ने किसान की बेटी के कपड़े फाड़ दिए और दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग की। घायल किसान को इलाज ना मिल सके इसलिए काफी समय तक उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाने दिया। मैं पापा को बचाने जा रही थी तो वो मेरे ऊपर बैठ गए
और मेरे साथ हाथापाई की। देखो मेरे कपड़े फाड़ दिए, पीछे भी फाड़ दिया। मतलब मेरे झूम गए और फिर मुझे धक्का देके बाहर फेंक दिया उन्होंने। पुलिस ने 14 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी का गांव में इतना आतंक है कि कोई उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। अब देखिए, सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका जैसा देश किसी बिजनेसमैन यानी किसी व्यापारी से पैसा लेकर सेना को सैलरी बांट रहा है। अगर भारत जैसे किसी अन्य देश में ऐसा हुआ होता तो अमेरिका के डीप स्टेट एजेंट उस देश के नागरिकों को भड़काने के काम पर लग जाते और वहां की सेना को प्राइवेट मिलिशिया बता देते। वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने सैलरी के लिए दोस्त से पैसा तो ले लिया, लेकिन वो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जानिए क्यों। अमेरिका में एंटी डेफिशिएंसी एक्ट है, जिसके तहत वहां की सरकारी संस्थाएं किसी भी ऐसे फंड का इस्तेमाल नहीं कर सकती जिसको यूएस कांग्रेस ने मंजूरी ना दी हो। अब ऐसे में क्या होगा? ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप सरकार को पैसा तो मिल गया, लेकिन वो इस कानून की वजह से ये पैसा सैलरी देने के लिए इस्तेमाल ना कर पाए। इसके अलावा अमेरिका में बिजनेसमैन से पैसा लिए जाने का भी खूब विरोध हो रहा है। विरोध इस बात पर है कि ट्रंप सरकार ने रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक और ट्रंप के चुनावी कैंपेन में करोड़ों रुपए देने वाले व्यापारी से पैसे क्यों लिए। लोगों को शक है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी व्यापारियों के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं और समय आने पर इन्हीं व्यापारियों को ट्रंप से गैर कानूनी फायदा मिल सकता है। भारतीय सेना में अभी तक विदेशी नस्ल के डॉग्स को तैनात किया जाता था। आपने भी कई बार देखा होगा कि सेना के मिशन में सुरक्षा बलों के साथ लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड और डॉबरमैन नस्ल के पहले डॉग्स होते थे, लेकिन अब भारत की सुरक्षा में स्वदेशी डॉग्स की तैनाती होने वाली है। और वो भी देखिए, सेना ने रामपुर हाउंड और मुधल हाउंड नस्ल के 150 डॉग्स को सीमा पर तैनात कर दिया है। दोनों भारतीय नस्लों के डॉग्स अब सीमा पर जवानों के साथ देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं। रामपुर हाउंड और मुधल हाउंड उनको सीमा पर तैनात करने से पहले कई महीनों की कड़ी ट्रेनिंग भी दी गई है। बीएसएफ ने इन डॉग्स को हाई रिस्क वाले कमांडो ऑपरेशन में एक्शन की ट्रेनिंग दी है। इसके अलावा इन देसी डॉग्स को सीमा की निगरानी, घुसपैठ रोकने, इन सब की ट्रेनिंग और आतंकवादी विरोधी जो अभियान है उनमें किस तरह से परफॉर्म करना है यह भी सिखाया जा रहा है, ट्रेन किया गया है। इन डॉग्स को हेलीकॉप्टर से स्लाइडिंग डाउन यानी रस्सी के सहारे नीचे उतरना, रिवर राफ्टिंग तक की ट्रेनिंग दी गई है। रामपुर हाउंड और मुधल हाउंड को मध्य प्रदेश के नेशनल ट्रेनिंग फॉर डॉग्स में ट्रेनिंग दी गई है। अब हम बात करेंगे भारतीय क्रिकेटर श्रेयस अय्यर की, जो सिडनी टेस्ट में फील्डिंग के दौरान बुरी तरह से घायल हो गए थे। उन्हें गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती करवाना पड़ा था। तो उनके बारे में जो जानकारी आई है, दरअसल देखिए 2 दिन पहले आपने देखा होगा सिडनी में ऑस्ट्रेलिया और टीम इंडिया के बीच वनडे मैच था, जिसमें श्रेयस अय्यर ने ऑस्ट्रेलियाई बैटर एलेक्स कैरी के शॉट पर पीछे की तरफ भागते हुए डाइव लगाकर एक कैच पकड़ा था। इस दौरान वह काफी जोर से जमीन पर गिरे। उनकी बाईं पसली पर चोट आई थी। चोट के बाद श्रेयस को काफी दर्द महसूस हुआ। उन्हें तुरंत मैदान छोड़कर जाना पड़ गया। श्रेयस की हालत देखते हुए टीम इंडिया के डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट ने कोई रिस्क नहीं लिया कि उन्होंने श्रेयस को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टर्स ने श्रेयस की जांच की तो पता चला कि उनकी पसली में चोट लगने के बाद इंटरनल ब्लीडिंग, अंदरूनी रक्त का जो है वो रिसाव हो गया है। डॉक्टर्स ने तुरंत इलाज शुरू किया, जिससे फिलहाल श्रेयस खतरे से बाहर है। 2 नवंबर के बाद से शादियों का सीजन शुरू होने वाला है और व्हाट्सएप के जमाने में लोग अक्सर शादी का निमंत्रण पत्र भी लोग वर्चुअल भेजने लगे हैं। लेकिन अगर आपको भी किसी शादी का इनविटेशन कार्ड किसी सोशल मीडिया या मैसेजिंग ऐप पर आया तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। मोबाइल देखिए, कई बार आपको ऐसा लगता होगा कुछ तो जाने माने हैं, कुछ अनजान नंबर से भी आपको कोई इन्विटेशन कार्ड आता है, मत क्लिक कीजिए। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक नए तरह का साइबर फ्रॉड हुआ है। साइबर ठगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप में शादी का इनविटेशन कार्ड भेज दिया। जिन लोगों ने शादी के इस निमंत्रण पत्र को खोला, उन सभी का मोबाइल फोन हैक हो गया। और मोबाइल हैक होने का मतलब समझाएंगे आपको। शादियों की सीजन शुरू होने ही वाला है और इसीलिए लोगों को लगा किसी ने शादी में बुलाने के लिए निमंत्रण पत्र भेजा है। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े करीब 100 लोगों ने निमंत्रण पत्र खोल दिया और इन सभी लोगों के मोबाइल फोन हैक हो गए। कुछ लोगों को के अकाउंट से पैसे भी निकाल लिए